हाय। आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर नंबर 5 है ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जैसे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स, जो भी ट्रीज, जो भी कैटेगरीज, जो भी ग्रीनरीज आएंगी वो सभी नेचुरल वेजिटेशन में आ जाएंगी। एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चलिए बहुत ही शॉर्ट और ये एक रिवीजन चैप्टर होगा जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में पूरा रिवीजन चैप्टर नंबर 5 का कर लेंगे। ओके, दिस इज शिवम यादव। लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीधा सीधा समझ में आएगा। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है ये वो वेजिटेशन होता है जहां पर प्लांट की कम्युनिटी होगी, यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे और उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को जो ग्रो हुआ है वो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन के बिना किसी हेल्प के द्वारा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक अगर किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफियर नहीं किया जा रहा है उन वेजिटेशन में, उन ग्रीनरीज में, तो हम उसको कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जन वेजिटेशन भी बोलते हैं। ये एक अदर नेम है इसका। वर्जन का मतलब कि एक ऐसी एलिमेंट, एक ऐसा प्रोडक्शन जहां पर किसी भी तरीके से बाहर के लोगों का कोई भी योगदान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि नेचुरली ग्रो हो रहा है जो चीज, यानी कि कोई भी जिसमें छेड़खानी नहीं की गई है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं वर्जन। तो इसलिए इसको नेचुरल वेजिटेशन को वर्जन वेजिटेशन भी बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो पहला आ जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब हो गया द डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। जो भी ट्रीज और प्लांट्स हैं, जो उनकी जो घनत्व है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फॉरेस्ट है। जैसे इस बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, चारों तरफ ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, तो वो क्या है, एक फॉरेस्ट का पिक्चर है। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन का सेकंड टाइप ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया जहां पर चारों तरफ ग्रास ही ग्रास है, कुछ ही आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ही कम, ना के बराबर। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन का नेक्स्ट जो टाइप है वो है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन का मतलब है जो भी वेजिटेशन रेगिस्तान में होते हैं हम उनको बोलते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। जैसे प्लांट्स दैट सर्वाइव विद मिनिमम वाटर लाइक कैक्टाई। कैक्टाई आप जानते हैं एक ऐसा पौधा होता है जिस जो ऐसे एरिया में होता है जहां पर पानी बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही कम पानी वाले जगह पर भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। नाउ टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन का मतलब यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा वो एक कोल्ड रीजन अफोर्ड कर पाएगा, यानी कि इसका जो सर्वाइवल है, जो भी वेजिटेशन है वो सर्वाइव उसी रीजन में कर पाएगा जहां पर टेम्परेचर कम होगा। और जहां पर टेम्परेचर कम होता है, जहां पर कोल्ड रीजन होता है, उसी को हम बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। और इसमें आ जाते हैं मॉसेस एंड लाइकन्स। ये मोस्ट कॉमन प्लांट्स और ट्रीज बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो मॉसेस एंड लाइकन्स। मॉसेस जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, रॉक्स, लैंड, ट्रीज। एंड लाइकन्स जो होते हैं वो येलोइश और ब्राउनिश कलर के होते हैं, जो कि इनका भी वही क्राइटेरिया है, ये कहीं भी उग सकते हैं, जैसे क्रॉप्स हो गए, सॉइल, ग्राउंड, ट्रीज, इनके ऊपर ये, इनकी हेल्प से ये इनके ऊपर निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला तो हो जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब हो गया यहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी हमारे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। कैसे? जैसे आप जानते होंगे नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और ट्रीज की बात करें तो उनके लिए एक सुइटेबल, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में उनको उगने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, तो इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज होंगे उनका उनका जो सर्वाइवल होगा वो वार्म या फिर हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। रेनफॉल, जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है, इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि। और इसके अलावा अगर हम टुंड्रा रीजन के हिसाब से चला जाए, टुंड्रा रीजन का मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। नाउ सॉइल। सॉइल भी हमारे वेजिटेशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेजिटेशन, किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी पौधे, किसी भी ट्री के लिए जो लगने की सबसे बड़ी, यानी कि उनकी जो ग्रोथ हो सकती है वो सॉइल के अकॉर्डिंग ही हो सकती है। तो कौन सी जगह पर किस प्रकार की सॉइल मिल रही है उसी प्रकार के वहां पर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। नाउ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हो गया जो हमारा लैंड सरफेस होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड सरफेस होता है उसी
टोटल जो हम देखते हैं लैंड सरफेस को, उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। जैसे द लैंड सरफेस कैन इम्पैक्ट वेजिटेशन, लैंड सरफेस इम्पैक्ट करती है कैसे, अगर फ्लैट एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, या फिर हिली एरियाज है, और या फिर प्लेन एरिया है, तो वहां पर जो वेजिटेशन मिलेगा आपको वो डिफरेंट काइंड का होगा। माउंटेन्स पर जो वेजिटेशन होगा वो प्लेन एरिया पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है, वहां पर जो सॉइल है, वो आपको प्लेन एरिया में नहीं मिलेगी, और जो प्लेन एरिया में जो सॉइल है, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो आपको माउंटेनियस रीजन पे नहीं मिलेगी। इसीलिए इनके जो ग्रोथ होने की जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट वेजिटेशन के लिए। नाउ एल्टीट्यूड, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे लैटिट्यूड इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर होते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, और वही सेम क्राइटेरिया टेम्परेचर में फॉलो होता है जब हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं। यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो वेजिटेशन होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा, वार्म टेम्परेचर होगा, जो वेजिटेशन होगा वो वार्म टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा। और एल्टीट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे जो वेजिटेशन की जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज होती रहेगी। जैसे टुंड्रा रीजन में जो मिलता है हमें वेजिटेशन, वही सेम वेजिटेशन या फिर टेम्परेट रीजन में जो वेजिटेशन मिलता है वो आपको माउंटेनियस रीजन में वेजिटेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि टुंड्रा रीजन या फिर जो टेम्परेट रीजन है वहां पर भी टेम्परेचर कम होता है, और अगर हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां भी आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। तो हायर एल्टीट्यूड्स टेंड टू हैव लेस वेजिटेशन। अब जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वाटर की कमी होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है एयर की, तो उसी हिसाब से वहां पर वेजिटेशन भी हमें मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है यहाँ पर हम जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी हैं, उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में आएगा कौन कौन? सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू वाइल्ड एनिमल्स, जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी वाइल्ड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट, जो भी बर्ड स्पीसीज हैं वो आपकी इसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट, जो भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, ये सभी आपके वाइल्ड लाइफ में ही इंक्लूडेड होते हैं। वाइल्ड लाइफ जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 3 पार्ट्स में सबसे पहले अगर हम किसी की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, वो हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है वाइल्ड लाइफ की? तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट लिव नेचुरली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ हम ऐसे पर्टिकुलर टर्म को, हम ऐसे स्थिति को हम टर्म देते हैं जहां पर ना केवल एनिमल्स हो, ना केवल बर्ड्स हो, बल्कि इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स भी हो। ये सभी जो एनिमल्स हैं वो एक जगह पर किसी नेचुरल हैबिटेट में अपने पाए जाते हों, तो उस पूरे एरिया को, उस पूरे रीजन को हम वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे आप इकोसिस्टम जानते हैं, तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इन सभी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये क्या है? फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला था, वाइल्ड लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि 3 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे एनिमल जो लैंड के ऊपर रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिख रही होंगी, ये सभी जो एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन के ऊपर रहते हैं। नाउ सेकंड है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में आ जाएंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिश हो गए, टर्टल्स हो गए, है ना। एंड थर्ड इज एरियल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। एरियल का मतलब हो गया बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट फ्लाई, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि उड़ सकते हैं, तो हम उनको रखते हैं एरियल कैटेगरी में। नाउ जब हम नेचुरल वेजिटेशन या फिर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो हमें पता है कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें प्लांट स्पीसीज और जो भी एनिमल स्पीसीज हैं उनको बचाए रखना होगा, क्योंकि उनसे ही हमारा इकोसिस्टम चलता है। हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर उस चेन में से, जो हमारी इंटरलिंक्ड जो चेन है, अगर उस चेन में से एक भी एलिमेंट टूटता है तो हमारी पूरी चेन टूटेगी। चेन टूटने का मतलब है वहां पर हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो उस पर, उससे हम पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ना केवल नेचुरल वेजिटेशन बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी बचाने के जितने भी प्रयासरत हो सकते हैं वो हमें करने चाहिए। तो जैसे वाई कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। एंड हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बचा कर रखती है, इकोलॉजिकल बैलेंस करती है। तो बायोडाइवर्सिटी होगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप हो जाएगा। देन प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। एक्सटेंशन का मतलब है कि जैसे हमने बोला कि जितने भी प्लांट स्पीसीज हो गए या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको बचाना जरूरी है, क्योंकि उनके न होने से हमारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। जैसे हमें पता है बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो आज के टाइम पर विलुप्त हो चुके हैं, जैसे स्पैरो, वल्चर, ये सभी हमारे इकोसिस्टम के एक पार्ट है, एक चेन के एक पार्ट है। अगर चेन में से कोई भी एलिमेंट टूटता है
तो हमारे एनवायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को नुकसान होगा। मेथड्स क्या है कंजर्वेशन के? पहले तो इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन का मतलब है जो भी नेचुरल वेजिटेशन या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जब तक रहते हैं तब तक उसको हम बोलते हैं क्या? इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु का मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हम उनको प्रोटेक्ट, उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इन सितु कंजर्वेशन। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जैसे, और नेचुरल हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम करते क्या क्या है? जैसे नेशनल पार्क्स का सेटअप करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के तहत या फिर किसी लैंड एरिया में, तो हम उसको बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। इसी का अपोजिट होता है एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन का मतलब हो गया प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि ऐसे स्पीसीज जो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनको बचाया जा सके, क्योंकि हमारा सर्वाइवल हमारे नेचुरल हैबिटेट में ही होता है। अगर हमारा नेचुरल हैबिटेट किसी प्रकार से टूट गया है या फिर हम नेचुरल हैबिटेट से दूर हो गए हैं, तो हमें उनको नेचुरल हैबिटेट जैसी चीजें प्रोवाइड करके या फिर उनको जो भी उनको बचाने को, उनको कंजर्व करने के जो भी स्टेप्स हो सकते हैं, उसको हम स्टेप्स लेकर उनको, उन मेथड्स को अपनाकर उनको बचा सकते हैं ताकि उनको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? जूस बॉटनिकल गार्डन्स। जूस तो आप जानते हैं, जैसे बहुत सारे जानवर किसी एक जगह रखे रहते हैं जहां पर लोग विजिट भी करते हैं उनको देखने के लिए। बॉटनिकल गार्डन्स का मतलब हो गया, यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, बॉटनी मतलब प्लांट्स। तो ऐसी जगह जहां पर प्लांट्स को, अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज लगाई गई हैं और उन पर रिसर्च होती है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, उनके अकॉर्डिंग नेचुरल हैबिटेट बनाया जा सके। और कंजर्वेशन का एक सबसे बढ़िया तरीका है अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। यानी कि अगर हम प्लांट्स को लगाते हैं, जैसे हमें पता है जहां जहां प्लांट्स ज्यादा होते हैं, जहां पर प्लांट्स का डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर एनिमल्स भी ज्यादा मिलते हैं। यानी कि हम प्लांट्स को लगाकर ना कि अपना फायदा करते हैं, बल्कि जो भी एनिमल स्पीसीज हैं उनको रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप हैं फॉरेस्ट के? तो सबसे पहला हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया, इसी को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है जिस रीजन में, उस रीजन में मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो पूरे साल ही ग्रीन रहते हैं, इसलिए हम इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो रीजन है हमारे इंडिया में, वो आपको एक एग्जांपल जैसे वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहां पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, तो उस रीजन में ये मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेकंड इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होंगे वो होंगे 70 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल के बीच में, और जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो होंगे 100 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, जैसे नदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज, और कुछ पार्ट जैसे उड़ीसा का हो गया, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का हो गया। तो ये जो एरिया है यहाँ पर मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे कि पता है कि टेम्परेट फॉरेस्ट उस रीजन में मिलते हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है। जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से दूर जाते हैं तो वहां पर लैटिट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पर हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। वैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ने पर भी हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे हमारा हिमालयास। तो हिमालयन रीजन में जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन बनी है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो उसी कंडीशन में मिल रहे हैं जिस कंडीशन में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, तो फाउंड इन कूलर क्लाइमेट्स लाइक इन द हिमालयन रीजन। माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया, ये वो फॉरेस्ट है जो माउंटेनियस यानी कि हाई एल्टीट्यूड्स में जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं हम उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट को हम इनडायरेक्टली माउंटेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, तो इससे इजिली आपको याद भी रहेगा। फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड्स विद कोनिफेरस ट्रीज। कोनिफेरस का मतलब हो गया जिसके ट्रीज, ऐसे ट्रीज जिनके लीव्स कोनिकल शेप में होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज में मिलते हैं जैसे सुंदरबंस। सुंदरबन जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वहां पर मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसी प्रकार के गुजरात का कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, तो उस साइड भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे।
मेनली आपको कोस्टल एरियाज में ही ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया इज होम टू अ रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बट हमारे यहाँ एनिमल स्पीसीज तो बहुत सारी हैं। जैसे प्लांट स्पीसीज अगर इंडिया में बात करें तो अबाउट 47,000 है, और वहीं अगर एनिमल स्पीसीज की बात करें तो टोटल अबाउट 89,000 स्पीसीज हमारे यहाँ मिलती हैं। तो these animals live in different ecosystems like forest, grasslands and deserts. ओके, एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब हो गया ऐसे स्पीसीज, यानी कि ऐसे जीव जंतु हमारे, ऐसे प्लांट्स जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। उसके कारण बहुत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट का कारण भी हो सकता है, पॉल्यूशन भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो किसी भी कारण की वजह से अगर कोई भी स्पीसीज जो है उनकी संख्या तेजी से डिक्लाइन हो रही है और आने वाले समय में वो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। डेफिनेशन क्या है? स्पीसीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं, प्लांट या फिर एनिमल्स, जो सर्वाइव नहीं कर पाते। हैबिटेट लॉस हो जाता है, यानी कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है उनमें किसी तरीके से उनको लॉस हो रहा है, या फिर वो अपने नेचुरल हैबिटेट को नहीं अपना पा रहे हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। एंड दी पोचिंग, पोचिंग एंड हंटिंग मतलब कि लोग, ह्यूमन बींग्स अपने फायदे के लिए प्लांट्स को काटते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, उनकी स्किन को बेचते हैं, उनके जो टूथ हैं, उनके जो हॉर्न है उनको बेचते हैं, तो उससे उनको फायदा होता है। तो इस क्रम में जो है लीगल हंटिंग एंड पोचिंग भी होती है। तो इसी वजह से हमारे जो प्लांट या फिर एनिमल्स, ये दोनों दोनों ही तरीके के जो वेजिटेशन या फिर वाइल्ड लाइफ जो है, लगातार उनमें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुकी है। अच्छा, आपका होमवर्क ये है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो लिस्ट जारी करता है वो कौन करता है, और जिस लिस्ट में बनाई जाती है, मतलब जो बुक होती है, उसका नाम क्या होता है। एग्जाम्पल है एशियाटिक लाइन एंड द इंडियन राइनोसोरस। इनकी जो संख्या है बहुत कम बची हुई है, और एशियाटिक लाइन के बारे में आप जानते हैं, जैसे पूरे ही एशिया में केवल एकमात्र ऐसा प्लेस है जो इंडिया में है, गिर फॉरेस्ट, जहां पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। तो ये थी पूरे चैप्टर की एक समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत अच्छा रिवीजन करने का मौका देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट।